इस व्याख्यान में हम भाषा शिक्षण पर बात करेंगे, जिसमें विशेष रूप से भाषा शिक्षण की अवधारणा और उसके लिए निर्मित सामग्री किस तरह से विकसित की जाती है, इस पर चर्चा की जाएगी। ये तो आप जानते हैं कि भाषा शिक्षण का सीधा संबंध भाषा से होता है, क्योंकि यहाँ सीखने और सिखाने वाली वस्तु भाषा ही होती है। हम भाषा का ही शिक्षण करते हैं और भाषा ही सीखते हैं। इस प्रकार ये जान लीजिए कि भाषा शिक्षण की अध्ययन वस्तु भाषा होती है। हम बचपन से ही प्रारंभ में स्कूलों में भी जो भाषा सीखते सिखाते हैं, उसकी एक प्रक्रिया भी होती है। और भाषा स्वयं में भाषा वैज्ञानिक अध्ययन की भी वस्तु है, जिस पर भाषा विज्ञान संरचनात्मक और व्यावहारिक दोनों दृष्टियों से काम करता आ रहा है। अतः हम ये कह सकते हैं कि भाषा शिक्षण में भाषा ही साध्य है और वही साधन भी है। भाषा शिक्षण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, क्योंकि भाषा स्वयं में एक वैज्ञानिक वस्तु है, नियमबद्ध वस्तु है, उसका एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। अतः उसको सीखने सिखाने की प्रक्रिया भी वैज्ञानिक होती है। भाषा शिक्षण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया या पद्धति इसलिए भी है क्योंकि भाषा की एक व्याकरणिक व्यवस्था होती है, एक ग्रामेटिकल सिस्टम होता है। इसके साथ ही भाषा एक सामाजिक वस्तु भी है। हम उसे केवल सीखते नहीं, बल्कि समाज में उसका व्यवहार भी करते हैं, और ये व्यवहार उपयुक्त होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए, अर्थात सामाजिक नियमों के अनुरूप होना चाहिए। इसलिए जब भाषा एक तरफ व्यवस्था भी है और दूसरी तरफ सामाजिक वस्तु भी है, तो उसकी जो शिक्षण सामग्री है, उसे निर्मित करने की पद्धति बहुत ही जटिल, कठिन है। लेकिन फिर भी भाषा शिक्षण के क्षेत्र में जिन भाषाविदों ने कार्य किया है, उन्होंने इस पर गंभीरता से विचार किया है और एक ऐसा मार्ग सामग्री निर्माण का अपनाया है, जिससे भाषा शिक्षण सहज और सरल बन सके। इसमें सबसे पहली बात जो आती है, वो संरचना के स्तर पर सामग्री को अभिक्रमित करने की बात है, ग्रेडेड करने की बात है, कि हम अध्येता तक इस तरह पहुँचें कि वह क्रमशः एक से दूसरी संरचना को सीखता चला जाए। इसके साथ ही सामाजिक रूप में भाषा अध्येता भाषा के व्यावहारिक प्रयोग में भी दक्ष बन सके। दो बातों का ध्यान आपने देखा कि भाषा शिक्षण सामग्री निर्माण में रखा जाता है, व्यवस्था के स्तर पर सामग्री को अभिक्रमित करना और व्यवहार के स्तर पर उसे समाजोपयोगी बनाना। इस प्रकार भाषा के व्यावहारिक प्रयोग और व्यवस्थागत नियमों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण सामग्री तैयार की जाती है। भाषा शिक्षण के दो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इन पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। एक, भाषा की संरचना, अर्थात उसकी संरचना को समझना और पहचानना, तथा दूसरा, उसका व्यावहारिक रूप, जिसका अर्थ है उसके सटीक प्रयोग को सामाजिक संप्रेषण के लिए संभव बनाना। अतः भाषा शिक्षण के लिए इस प्रकार की भाषा संरचना तथा भाषा व्यवहार पर केंद्रित सामग्री निर्माण करना अनिवार्य है। यह भी कहा जा सकता है कि भाषा शिक्षण के लिए शिक्षण सामग्री बहुत अनिवार्य है। उसके बिना भाषा शिक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती। शिक्षण सामग्री के अंतर्गत सामान्यतः शब्दकोश, व्याकरण और अन्य पुस्तकें
आती हैं, जिन्हें हम भाषा शिक्षण की मूलभूत सामग्री कहते हैं। इनके साथ ही दूसरे स्तर पर अभ्यास सामग्री आती है, जिन्हें विभिन्न चरणों पर, भाषा शिक्षण के विभिन्न चरणों पर इस्तेमाल किया जाता है, एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, जिससे कि भाषा में या भाषा अधिगम में अध्येता की दक्षता धीरे धीरे प्रमाणित होती रहे। इनके अलावा उच्चारण संरचना के अभ्यास, ध्वनि संरचना के अभ्यास, शब्द संरचना के अभ्यास और व्याकरण के अभ्यास भी बनाए जाते हैं, जिससे कि धीरे धीरे भाषा अधिगम को सहज और सरल किया जा सके। आपने देखा कि सामग्री निर्माण में सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों पक्षों को, भाषा के दोनों पक्षों को ध्यान में रखा जाता है तथा भाषा के विभिन्न अवयवों के हिसाब से अभ्यास आदि तैयार किए जाते हैं। आज के आधुनिक युग में उन उपकरणों का भी सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनके माध्यम से भाषा सिखाई जा सकती है। इनमें वैविध्यपूर्ण उपकरण हमारे सामने हैं, जिनका उपयोग समय के साथ साथ तत्कालीन आवश्यकताओं को देखते हुए किया जाता रहा है। इससे अधिगम में बहुत सहूलियत हुई है। जैसे आप देख सकते हैं, रेडियो, सिनेमा, टेलीविज़न और आज कंप्यूटर के विविध सॉफ्टवेयर, इन सब का उपयोग आज भाषा शिक्षण की व्यावहारिक सामग्री के रूप में, प्रैक्टिकल यूसेज के रूप में किया जा रहा है या टूल्स के रूप में किया जा रहा है। रेडियो का उपयोग तो बहुत पहले से होने लगा था। सिनेमा भी काफ़ी भाषा शिक्षण के लिए, कम से कम जो विदेशी भाषा के रूप में भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, उनमें सिनेमा के अंशों का प्रयोग होता है। और आज अनेक ऐसे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में विकसित हैं, जिनसे हम हर स्तर पर, सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों स्तरों पर भाषा अधिगम आसानी से कर सकते हैं। इनके अलावा शब्दकोश, व्याकरण और बहुत सी लिखित सामग्री जैसे पुस्तक, अखबार, नोट्स, ये सब भी, बाजार समाचार, विज्ञापन, इन सब को भी आज भाषा शिक्षण के लिए सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस प्रकार हमारे सामने आप देखते हैं कि एक और लिखित सामग्री है, एक और दृश्य सामग्री है, एक और श्रवण सामग्री है, और दूसरी तरफ दृश्य और श्रव्य दोनों से जुड़ी हुई सामग्री है, जैसे सिनेमा। आप इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए कि आधुनिक विश्व में भाषा शिक्षण की व्यापकता बढ़ती जा रही है। पूरी दुनिया आज एक गांव में परिवर्तित हो गई है। ऐसी स्थिति में अन्य भाषा सीखने सिखाने की आवश्यकता बढ़ती चली जा रही है। भाषा शिक्षण की इस उपादेयता को देखते हुए आज शिक्षण सामग्री को 3 धरातलों पर निर्मित और विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। जितने शिक्षाविद और भाषाविद हैं, वो इन तीनों धरातलों पर भाषा शिक्षण की सामग्री को संकलित करने, निर्मित करने और उन्हें संशोधित करने का काम लगातार कर रहे हैं। ये 3 सामग्रियां हैं। नंबर 1 प्रयोजन मूलक सामग्री, नंबर 2 संप्रेषण परक सामग्री और नंबर 3 वैज्ञानिक सामग्री। अब यह ध्यान दिया जाए कि भाषा शिक्षण की ये सामग्रियां भाषा कक्षा में किस प्रकार, किस क्रम से और किस प्रविधि से प्रस्तुत की जाए, क्योंकि कक्षा में सामग्री का प्रस्तुतिकरण सबसे आवश्यक और सबसे प्रबल तरीका होता है। यदि सामग्री बन जाए लेकिन उसका कक्षा में प्रस्तुतिकरण
उचित ढंग से न किया जाए तो सामग्री बनाने में किया गया परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा। प्रस्तुत करने की इस प्रक्रिया को भाषा शिक्षण योजना कहा गया है। लैंग्वेज टीचिंग प्लान या प्लानिंग। ये प्लानिंग अध्यापक को कक्षा में जाने के पहले बना लेनी होती है। ये भी कहा गया है कि इसके 3 चरण भाषा शिक्षक को पहले से तैयार कर लेने चाहिए, सोच लेने चाहिए। इसमें नंबर 1 है चयन, सिलेक्शन, नंबर 2 अनुस्तरण, ग्रेडेशन, और नंबर 3 प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन। अब हम इन तीनों पर संक्षेप में आपसे बात करेंगे। चयन के स्तर पर, अर्थात पहले चरण में उन महत्वपूर्ण पाठ्य बिंदुओं, टीचिंग पॉइंट्स का चयन किया जाता है जिन्हें पाठ्य पुस्तक में अथवा कक्षा में प्रस्तुत करना है। ये पाठ्य बिंदु भाषा के सभी तत्वों को प्रश्रय देते हैं, स्थान देते हैं, जिनका अधिगम कराना अनिवार्य होता है। इनके अंतर्गत ध्वनि, लिपि, वर्तनी, शब्द, वाक्य आदि को एक के बाद एक लिया जाता है और इन्हें प्रमुखता दी जाती है। इनके साथ ही वे पाठ्य बिंदु भी चुने जाते हैं जो भाषा व्यवहार के लिए आवश्यक है। अध्येय भाषा के व्यावहारिक पक्ष को मजबूत करने के लिए तुलनात्मक अथवा व्यतिरेकी भाषा विज्ञान की पद्धतियों का उपयोग भी यहाँ अन्य भाषा शिक्षण के समय किया जाता है। अर्थात मातृभाषा के संरचनात्मक अथवा व्यावहारिक बिंदुओं की तुलना सीखी जाने वाली भाषा से करते हुए सामग्री तैयार की जाती है। भारत में ऐसी बहुत सी सामग्री भारतीय भाषाओं और हिंदी को लेकर की गई है, जिसमें हिंदी शिक्षण के लिए तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, मराठी की संरचनाओं और व्यावहारिकता से हिंदी की तुलना करते हुए शिक्षण सामग्री विकसित की गई है। ऐसा ही विदेशी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाते समय भी सामग्रियां तैयार की गई हैं, जिनका उपयोग फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी आदि देशों में हिंदी पाठ्यक्रम या कार्यक्रम चलाते समय किया जाता है। इस प्रकार ये सामग्री तुलनात्मक या व्यतिरेकी भी हो सकती है जब हम द्वितीय या विदेशी भाषा के रूप में कोई भाषा सिखाते हैं। यहाँ ये आप ध्यान दीजिए कि व्यतिरेकी विश्लेषण से निर्मित सामग्री को संयोजित करने की, निर्मित करने की एक निश्चित पद्धति भाषा शिक्षण के क्षेत्र में अपनाई गई है, जिसका संक्षिप्त परिचय हम यहाँ लेंगे। इसमें कुछ बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं जिन्हें ध्यान रखना चाहिए। बिंदु नंबर 1, यथावत ग्रहण कर लिया जाता है। जो तत्व द्वितीय भाषा के हैं उन्हें हम उसी रूप में भाषा शिक्षण के समय ग्रहण कर लेते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं करते, क्योंकि उनमें और दूसरी भाषा की उन तत्वों में बहुत समानता होती है, इसलिए उनके लिए कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नंबर 2, आंशिक परिवर्तन के साथ ग्रहण किया जाता है। जहाँ थोड़ा बहुत भेद होता है वहाँ थोड़ा बहुत परिवर्तन करके मूल की सामग्री को ले लिया जाता है। तीसरा, अनावश्यक भाषिक तत्व अलग कर दिए जाते हैं, चाहे वो प्रथम भाषा में, मातृभाषा में हो या द्वितीय भाषा में। यदि वो अनावश्यक हैं, उनके बिना भी काम चल सकता है, तो उन्हें हटा दिया जाता है, जिससे वो अधिगम में कोई कठिनाई उत्पन्न न कर सके। चौथा, भाषा व्यवहार के लिए जो बातें सिखाई जाती हैं उनमें संप्रेषणीय जो तत्व हैं उनका चयन किया जाता है। जैसे हिंदी सिखाते समय हम तू, तुम, आप का चयन पहले करते हैं सर्वनाम की शिक्षा देते समय,
क्योंकि अगर अंग्रेजी भाषी को हम सिखा रहे हैं तो उसके पास इन तीनों के लिए केवल यू का प्रयोग हमें मिलता है, जबकि हिंदी में तू, तुम और आप तीनों के संदर्भगत प्रयोग हमें मिलते हैं। तो ऐसे तत्वों का हम चयन करते हैं जिससे कि व्यावहारिक दृष्टि से अध्येता इनका सही उपयोग बातचीत करते समय कर सके। इसके साथ ही सीखने वाली भाषा की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए भी तुलना के आधार पर इनके व्यावहारिक बिंदुओं को चुना जाता है। जो अध्येता की प्रक्रिया होती है सीखने की, उसमें मातृभाषा के तत्व कई बार कठिनाई उत्पन्न करते हैं। ऐसे तत्वों को भाषा शिक्षण के लिए नहीं चुना जाता, जिससे कि मातृभाषा भाषी को किसी प्रकार की कठिनाई हो, बल्कि उसकी जगह कुछ ऐसे भाषिक तत्व चुने जाते हैं जो उसकी मातृभाषा में भी उपलब्ध हैं। इस चुनी हुई सामग्री को पाठ्य पुस्तक के आधार पर बनाया जाता है या पाठ्य पुस्तक के रूप में विकसित किया जाता है और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान इस सामग्री को अनुस्तरित करते हुए, ग्रेडेड करते हुए कक्षा में प्रस्तुत किया जाता है। अनुस्तरण का यह उद्देश्य होता है कि भाषा अध्येता पहले सरल और आवश्यक तत्व सीखे और बाद में क्रमशः सरल से कठिन की ओर बढ़ते हुए वह अन्य तत्वों का अधिगम करे। अनुस्तरण द्वारा भाषाई तत्व संप्रेषण परक रूप में एक के बाद एक जब शिक्षार्थी के सामने आते हैं तो उसे कठिनाई नहीं होती। वह सीधे जटिल संरचनाओं के पास नहीं जाता, बल्कि क्रमशः वो सरल से जटिल की ओर जाता है। ये मानव मस्तिष्क का स्वभाव है कि हम सरल से कठिन की ओर सीखने की प्रक्रिया आसानी से पूरी कर लेते हैं और यही प्रक्रिया भाषा शिक्षण के क्रम में भी अपनाई जाती है। इस प्रकार की क्रमबद्ध शिक्षण के कारण जटिल संरचना को मस्तिष्क आसानी से ग्रहण कर लेता है। इसीलिए भाषा शिक्षण का यह मूल सिद्धांत है, ध्यान दीजिए, कि शिक्षार्थी पहले सरल और आवश्यक तत्व सीखें और बाद में क्रम से उन्हें अन्य तत्वों का अधिगम कराया जाए। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में इसीलिए चयन और अनुस्तरण की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। इससे भाषा सीखने में सहजता आती है तथा क्रमिक ढंग से भाषा सीखी सिखाई जाती है। अनेक विद्वानों ने चयन और अनुस्तरण को पाठ्य सामग्री निर्माण से संबंधित चरण माना है, क्योंकि ये दोनों चरण भाषा शिक्षण के प्रमुख चरण हैं और इनकी निर्माण प्रक्रिया भाषा विज्ञान की वैज्ञानिक प्रणाली के आधार पर निर्मित या तय की जाती है। आपने ये भी देखा कि इस पूरी प्रक्रिया में, सामग्री निर्माण की प्रक्रिया में, भाषा विज्ञान की भूमिका भी महत्वपूर्ण बनी रहती है। इन दोनों प्रक्रियाओं के बाद प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन का चरण आता है। प्रस्तुतिकरण का तात्पर्य है कि जो सामग्री चुनी गई है या जिसका अनुस्तरण किया गया है उसे कक्षा में किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए। प्रस्तुत करते समय कई बातें महत्वपूर्ण मानी गई हैं जिनका ध्यान भाषा शिक्षक को अवश्य रखना चाहिए। वे बातें इस प्रकार हैं। नंबर 1, भाषिक या व्यावहारिक तत्वों को ब्लैक बोर्ड पर प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर जब कोई चीज लिखी जाती है तो वो विद्यार्थी के मस्तिष्क पर तुरंत असर डालती है या उसे आसानी से वो ग्रहण कर लेता है। नंबर 2, ये ध्यान रखा जाए कि किन शिक्षणीय तत्वों के लिए चित्र,
ग्राफ आदि का उपयोग करना है। आप जानते हैं कि बहुत से अध्यापक चित्र और ग्राफ आदि का इस्तेमाल नहीं करते या उससे बचते हैं, जबकि कई ऐसे संदर्भ होते हैं जहां चित्र और ग्राफ बच्चों के अधिगम को बहुत सही या सहज बना देते हैं। नंबर 3, ये तय किया जाए कि किन तत्वों को स्पष्ट करने के लिए रेडियो, समाचारों, वार्ताओं अथवा साक्षात्कारों की मदद ली जाए। विशेष रूप से जब सुनने से संबंधित शिक्षण दिया जाता है तो रेडियो पर प्रसारित समाचारों, वार्ताओं और साक्षात्कारों की मदद लेना बहुत उपयोगी होता है। उन्हें बार बार बच्चों को सुनाया जाता है, उससे वो सही उच्चारण भी सीखते हैं और बातचीत करने का, बात को बताने का, समाचार या सूचनाएं देने की पद्धति से भी वो परिचित होते हैं। नंबर 4, ये देखा जाए कि किन व्यावहारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों की व्याख्या के लिए फिल्म के अंशों का उपयोग किया जाए। कई बार बहुत से ऐसे सांस्कृतिक तत्व होते हैं, सामाजिक तत्व होते हैं जो कक्षा में मौखिक रूप से समझाने से समझ में नहीं आते, लेकिन कई बार फिल्मों में ऐसे अंश आते हैं जो हमारे सामाजिक सांस्कृतिक आचरण को व्यक्त करते हैं। यदि फिल्मों से उन अंशों को लेकर कक्षा में दिखाया जाए तो उसका बड़ा अच्छा असर पड़ता है और अधिगम तत्काल हो जाता है। हिंदी जो विदेशों में पढ़ाई जाती है उसमें फिल्मों के अंशों का बहुतायत से प्रयोग किया जाता है और उसमें बहुत सफलता अध्यापकों को मिलती है। नंबर 5, किन भाषिक तत्वों को समझाने के लिए कंप्यूटर साधित भाषा शिक्षण प्रविधि उपयोग में लाई जाए। आज जैसा मैंने कहा, कंप्यूटर पर बहुत सी भाषा शिक्षण सामग्री उपलब्ध है। ये देखा और चुना जा सकता है कि क्या पढ़ाते समय किस सॉफ्टवेयर का उपयोग अध्यापक कक्षा में करे। और छठा और अंतिम, कि किस समय और परिस्थिति में शब्दकोशों का, अनुवाद पद्धति का या व्यतिरेकी विश्लेषण का सहारा लिया जाए। ये तीनों भी भाषा शिक्षण में मदद करते हैं, क्योंकि जब कोई कठिन शब्द आता है शिक्षण के दौरान तो शब्दकोश अध्यापक की भी और विद्यार्थी की भी मदद करते हैं। इसी तरह कई बार अपनी मातृभाषा से सीखी जाने वाली भाषा में और सीखी जाने वाली भाषा से मातृभाषा में अनुवाद करके भी भाषा शिक्षण को सफल बनाया जा सकता है। व्यतिरेकी अध्ययन, दोनों भाषाओं की तुलना करना, उनके भेद को पहचानना, उनकी समानताओं को पहचानना भी भाषा शिक्षण को बहुत दृढ़ता प्रदान करता है। इस प्रकार आपने देखा कि भाषा शिक्षण के 3 पहलू प्रमुख हैं: विद्यार्थी, सामग्री और अध्यापक द्वारा कक्षा में उस सामग्री का प्रस्तुतिकरण। फिर से मैं दोहरा देता हूं, विद्यार्थी, सामग्री और अध्यापक द्वारा कक्षा में उस सामग्री का प्रस्तुतिकरण। ये हम जानते हैं कि यदि विद्यार्थी स्तरीय है और सामग्री भी उत्तम हो, फिर भी यदि अध्यापक ढंग से सामग्री का प्रस्तुतिकरण नहीं करता तो भाषा शिक्षण या अधिगम की लक्ष्य पूर्ति नहीं हो सकती। अतः यह भी अनिवार्य है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में यह निर्धारित किया जाए कि कक्षा में सामग्री का उपयोग अध्यापक या भाषा शिक्षक किस तरह करें। इसीलिए आज कई दृष्टियों से भाषा शिक्षक के लिए भी प्रशिक्षण की कई व्यवस्थाएं की गई हैं। निश्चित अवधि के लिए इन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखा जाता है। नंबर 1, यह प्रशिक्षण दिया जाता है कि सामग्री निर्माण से पूर्व भाषा शिक्षक
अपने अनुभव के आधार पर शिक्षार्थी को दिशा निर्देश दे सके। यहाँ आप देख रहे हैं कि केवल सामग्री ही नहीं, अध्यापक का अनुभव भी बहुत महत्वपूर्ण है और प्रशिक्षण में ये बताया जाता है कि आप कब और कहाँ अपने अनुभवों का भी उपयोग कीजिए। नंबर 2, सामग्री को भाषा शिक्षण की विविध परिविधियों के अनुसार कक्षा में प्रस्तुत करना। तीसरा, किसी भाषिक या व्यावहारिक तत्व को पढ़ाते समय अध्यापक द्वारा सामग्री का तत्काल स्वयं निर्माण कर लेना। 3 बातें आपने देखी यहाँ महत्वपूर्ण है। एक ये कि शिक्षक अपने अनुभवों का इस्तेमाल करे, शिक्षक आवश्यकतानुसार दिशा निर्देश दे, और तीसरा कि आप इस रूप में अधिगम कराएं कि जब जरूरत हो, आवश्यकता पड़े तो वहीं तत्काल स्वयं भी सहायक सामग्री का निर्माण कर सकें। ये तो सामग्री की बात हुई जो संरचना से संबंधित है, भाषा की व्यवस्था से संबंधित है। कुछ बातें यहाँ व्यावहारिक सामग्री को लेकर भी भाषा शिक्षक करता है, या भाषा शिक्षण पर जो स्तरीय पुस्तकें हैं उनमें इन पर विचार किया गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि भाषा केवल सीखने की वस्तु नहीं है, उसका व्यवहार भी किया जाता है। समाज में हम उसका व्यवहार कर सकें, मौखिक व्यवहार कर सकें, इसलिए भाषा के संप्रेषण परक रूप के शिक्षण पर आज बहुत बल दिया जाता है, जिसे हम कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग कहते हैं। अतः योग्य सामग्री निर्माताओं और भाषा शिक्षकों का ये दायित्व है कि वे सामग्री को व्यावहारिक बनाने का यत्न करें तथा छात्रों के सम्मुख उसे उपयुक्त भाषा प्रयोग, एप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज की दृष्टि से प्रस्तुत करें। भाषा प्रयोग या भाषा व्यवहार की दृष्टि से निर्मित सामग्री के 3 संदर्भ हैं। एक है भाषा का संरचनात्मक संदर्भ। आप उदाहरण लीजिए, बेटा जा रहा है, पिताजी जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बेटा जा रहा है वाक्य में जो क्रिया है वो एक वचन रूप में है, जबकि पिताजी जा रहे हैं में क्रिया बहुवचन हो गई, जबकि पिताजी तो एक वचन ही है। ये आदर देने के लिए ऐसा हिंदी में किया जाता है। मोहन पतंग उड़ा रहा है और पतंग उड़ रही है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि व्यावहारिक स्तर पर एक ओर मोहन पतंग उड़ा रहा है, कर्ता उपस्थित है, दूसरी ओर पतंग स्वतः उड़ रही है ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन कर्ता वहाँ छिपा हुआ है। इसी प्रकार खाना पक रहा है, माँ खाना पका रही है। मैं कर नहीं पाता, मुझसे किया नहीं जाता। मैं चाय चाहता हूँ, मुझे चाय चाहिए। वो गिर गया, वह गिर पड़ा। जैसे अनेक प्रयोग हैं जो व्यावहारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनका शिक्षण भाषा का संरचनात्मक संदर्भ है। दूसरा बोधात्मक है, जिसमें भाषा का बोध प्रमुख होता है। इसके अंतर्गत हम सांस्कृतिक और मिथकीय तत्वों को रख सकते हैं, जैसे हिंदी में तुलसी पीपल गंगा अथवा गंगा जली, चरणामृत, आचमन आदि, इनका बोध कराना आवश्यक है। इसी तरह तीसरा है भाषा का सामाजिक संदर्भ, जिसमें हम सामाजिक नियमों की बात करते हैं और उन नियमों की जिनसे कि वो भाषा विशिष्ट बनती है, जैसे कि रंग शब्दावली, नाते रिश्ते की शब्दावली, सर्वनाम शब्दावली और इनके प्रयोग के नियम। इन सब के लिए कुछ माध्यम और उपकरण भी निर्धारित किए गए हैं, जिनका प्रमुख कार्य यह है कि पाठ सामग्री को सरस और सरल बनाया जाए,
विषय को स्पष्ट कर दिया जाए, विद्यार्थी की सीखने की इंद्रियों को जिज्ञासु बनाया जाए और उसके भाषिक संसार को अधिक से अधिक अभ्यास कराते हुए ऐसा बना दिया जाए कि वो भाषा को आत्मसात कर सके। और इसी संदर्भ में हम बहुसंचार सामग्री, दृश्य, श्रव्य और दृश्य श्रव्य का उपयोग करते हैं, जिनकी चर्चा हमने पहले भी की। ब्लैक बोर्ड, चार्ट, फ्लैश कार्ड, ग्रामोफोन, स्लाइड इत्यादि। दूसरी ओर भाषा प्रयोगशाला, तीसरी ओर रेडियो टेलीविज़न और चौथी ओर कंप्यूटर। धन्यवाद।